गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे वेक्टर। वेक्टर बहुत ज़्यादा इजी है और खूब यूज होता है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा यूज होता है मेडिकल क्वेश्चन में, आईटी मेन, आईटी एडवांस में। और ये फिजिक्स में भी पढ़ना है, आपको मैथ में भी पढ़ना है। कॉमन टॉपिक है फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए। मेडिकल के बहुत सारे क्वेश्चन में वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन और डायरेक्शन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आगे कई टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो वेक्टर के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी टॉपिक है, आसान सा है, एकदम फंडामेंटल टॉपिक। और मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक रिजल्ट से। सबसे पहले वेक्टर में हमें पढ़ना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो पहले भी आप जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसमें आपको यूज होता है। ये सारे टॉपिक जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, नाउ एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देन ग्राफ, ये सब फंडामेंटल टॉपिक है। इसके बाद मेन टॉपिक आएगा आपको 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, या 1D मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, ये इसके बाद के टॉपिक है। ठीक है, बट ये फंडामेंटल फिजिक्स है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, ग्राफ से, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर से, सिग्निफिकेंट फिगर से। तो ये जानना पहले ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से आप साइंस को, फिजिक्स को और बेटर वे में समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वेक्टर। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, तो वेक्टर फिजिक्स का भी है, मैथ का टॉपिक है, 11th क्लास में पढ़ना है और पूरे फिजिक्स में यूज होगा। मेडिकल के कई क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे आते हैं। आईटी मेन है और आईटी एडवांस, और ये हम लोग का है लेक्चर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो आप नोट करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो आप जानते हैं, आप मैथ में या फिजिक्स में या आप डिफरेंशिएशन जब वेलोसिटी निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, तो उसमें भी आपने ये सब चीज़ें डिस्कस किया है कि आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस है। ये हुआ ओरिजिन। ठीक, ओके। नाउ एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर आएगा वो है वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जो वेक्टर आएगा वो है जे कैप, जेड एक्सिस की तरफ जो वेक्टर आएगा वो के कैप, आई जे के। और अगर उल्टा करेंगे, मान लीजिए आपको एक्स के अपोजिट जाना है, अगर ये एक्सिस को डॉट 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 करेंगे और इसको कहेंगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स एक्सिस जो हुआ इसके लिए आपको लिखना है इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप। कैप से लिखते हैं, वेक्टर आई के ऊपर कैप लगाना है। ठीक है, मान लीजिए इसकी तरफ आप जाएंगे, ये डॉट 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 ऐसे करेंगे और ये है एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, तो माइनस वाई एक्सिस बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस जे और कैप। और इधर की तरफ जाएंगे तो ये एक्सिस है वो माइनस जेड एक्सिस, और माइनस जेड एक्सिस की तरफ जो वेक्टर आएगा वो माइनस के कैप। हो गया, नोट कर लीजिए। सो जो आई है और ये कैप आपने लगाया है, आपको बोलना है कि ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ। और अगर आप जे कैप लिख रहे हैं, सो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और जो के कैप आप पढ़ेंगे वो आप बोलेंगे कि ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए बना हुआ है। तो मैं मीनिंग समझा देता हूँ। the direction of vector.
फिजिकल क्वांटिटी, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूं। देखिए जैसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या एनी पर्सन ही है। मान लीजिए कोई आदमी है और वो आदमी ऐसे एक्स की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। मान लीजिए इसका मोशन जो है वो ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है और इधर की तरफ जा रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए मैन है, मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस द 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आप जो v लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे v जो है वो स्पीड है। यहाँ पे आप बोलेंगे स्पीड, ठीक है। तो और v के बारे में लिखेंगे स्पीड कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड के पास वनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो जो टर्म स्पीड देख रहे हैं, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, वनली मैग्नीट्यूड। बट अगर आपको पूछा जाए कि हमें वेक्टर वी चाहिए, वेक्टर वी का मतलब हो गया वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के अंदर जो होगा मैग्नीट्यूड और साथ साथ एंड उसके अंदर होता है डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहता है वेलोसिटी के पास। सो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट वनली डायरेक्शन। मैं लिखा है यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो देखिए आप जानते हैं कि इधर एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर का नाम है आई कैप। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड और यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे लिखना है आई कैप। तो ये वेक्टर वी वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये स्पीड लिखना होगा तो ठीक है, स्पीड इज ओनली मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। बट वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना है। तो ये डायरेक्शन बताता है। ये मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, आई कैप बता रहा है कि मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। ये टर्म हो ऐसे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर आपको जानना है जो आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मैथमेटिक्स सब पढ़े हुए हैं। वहां भी तो आई, जे, के आप पढ़ते थे, वही चीज तो है। सेकंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बड़ा आसान है, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ये भी जानते हैं आप। मान लीजिए सिंपल सा मैंने आपको दिया है ऐसे, वेक्टर ए ऐसे मैंने लिखा, एक्स है आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे लिखा हुआ। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं वेक्टर ए ऐसे करके मॉड लगा दूं, ऐसे मॉड मैथमेटिकल टर्म, इसका मतलब हुआ ए, सिर्फ ए, और इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका जो है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा जो ऐसे दिया रहेगा और इसका आप मॉड लिखना है या ए लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो उसका तरीका है अंडर रूट ऐसे करना है। अंडर रूट कर लीजिएगा और एक्स का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, हो गया। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना कितना आसान है, इतना छोटा सा टर्म है, ठीक है। जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट ले लीजिएगा। बताइए तो ये तो सब वेलोसिटी में आप पढ़े हुए हैं, वही चीजें हम लोग यहां रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लिखा हुआ, वेक्टर वी लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होता है, और वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ 2i माइनस जे प्लस 5k ऐसे लिखा हुआ, और यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे इस तरह से लिखा हुआ आपको। मुझे स्पीड चाहिए, वी चाहिए, वी मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं या वी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड, हम लोग को स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने का तरीका रूट अंडर रूट कर लीजिएगा, आई का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट -1 है, जे का कॉफिशिएंट यहाँ -1 है, -1 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट हुआ 5 का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो √4 + 1 25, सो √30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मैग्नीट्यूड कितना आसान है, कितना इजी है निकालना, ठीक है। एक दो और प्रैक्टिस कर लीजिए। थर्ड, मान लीजिए कोई ब्लॉक है जो है वो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है और मूव कर रहा है, मोशन है, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखा हुआ। सो आई + 2j + 3k ऐसा लिखा हुआ, ऐसा। वहां ब्राइट स्पॉट बनता है, मैं हटा देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं। कोई ब्लॉक है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेक्टर ए जो लिखा हुआ ब्लॉक का एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है आपका आई + 2j + 3k, ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये निकालना है, कैलकुलेट करिए। छोटा सा ऐसे आता है क्वेश्चन, पीएमटी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम इजी सा। चलिए देखिए, आपका आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन, अगर आप एक्सेलरेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन अंडर रूट ये फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन 1 + 4 + 9 √14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ये। अब आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मास वैल्यू है 5 किलोग्राम और है √14, तो फोर्स हो गया 5√14। न्यूटन कर लेंगे, ऐसा यूनिट है, न्यूटन कर लीजिएगा। तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन भी मिल जाता है कि आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। मान लीजिए फोर्स इस पे लिखा हुआ, फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ,
मान लीजिए ऐसे फोर्स लिखा हुआ नोट फॉर्म में, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। सो हम लोग कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। बनी एक्सेलरेशन, सॉल्व करिए। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, ये तो एकदम सिंपल सा, 7-8 क्लास के स्टूडेंट को भी समझाइएगा तो पता चल जाएगा, और एकदम इजी। आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू, अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए ऐसे लेना है, आई का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 और 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो फोर्स जो हो गया वो अंडर रूट, यहाँ पे हो गया 4 + 1 + 9 और √14, सो अंडर रूट 14 और न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अंडर रूट 14, और ये कर लीजिएगा। बाकी मास है 2 सॉल्व कर लीजिएगा। 2 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट 14, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/2 और √14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया सिंपल। आपने अभी आज क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि आपको यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस i j k, और अपोजिट करेंगे तो -i, -j, -k, और यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसके हेल्प से आप डायरेक्शन लिखना होता है। और कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनाना एकदम इजी है, एकदम आसान है, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे। ठीक है, नोट करिए। सो नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो तो था, फर्स्ट वाला था अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जनरल हम लोग बातें करेंगे यूनिट वेक्टर का। थर्ड, सो हम लोग बातें करेंगे यूनिट वेक्टर, जनरल यूनिट वेक्टर। स्टार्टिंग का फर्स्ट यूनिट वेक्टर जो था वो अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस था, बट अगर हमें जनरल यूनिट वेक्टर बनाना हो, जैसे एग्जांपल देखिए नंबर पर, अगर मैं वेक्टर ऐसे कर दिया और इसको मैंने बोला कि xi yj प्लस जेड वेक्टर के ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए बोलेंगे। ठीक है, इसमें दोनों है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके अंदर दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, इसमें से अलग करना है तो वो अलग हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन निकालना है वो भी अलग हो जाएगा। तो अगर आपको इनमें से इस वेक्टर से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे एक ऐसे बोलेंगे, सिर्फ आपको उसमें से मैग्नीट्यूड निकालना, सो इसको बनाने का तरीका है, आप जानते हैं आई का कोफिशिएंट x² प्लस y² प्लस z², ये हुआ। सो अगर आपको इस वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज है, कोई भी वेक्टर होता है तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो तरीका आप जानते हैं कि ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, अब अगर हमें डायरेक्शन चाहिए, नेक्स्ट मुझे डायरेक्शन चाहिए, इसके साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, ऐसे ये डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए लिख के ऐसे कैप लगाएंगे। यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर कैप लगाएंगे। वेक्टर को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे एरो से होता है, तो ये है, इसको आप बोलेंगे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ऐसे
या आप डायरेक्शन के लिए बोल सकते हैं कि इसको आप बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर एलोंग ए, वेक्टर ए के एलोंग यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका होता है कि आप वेक्टर ले लेंगे और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये है तरीका। तो यूनिट वेक्टर आपको प्रेजेंट करना होगा, तो यूनिट वेक्टर का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि जो वेक्टर है डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, सो वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड वेक्टर के डिवाइड बाई, ये मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ये तो ये है आपका यूनिट वेक्टर है कि अगर कोई जनरल वेक्टर होता है तो उसके पास दोनों टर्म होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, बट उनमें से अलग करना आपको, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे निकाल दीजिए, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो ऐसे निकाल दीजिए। ये एक कैप से लिखेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और कोई भी यूनिट वेक्टर ओनली फॉर डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर इसलिए बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड करिएगा तो मैग्नीट्यूड इसका आप करके देख लीजिए 1 आता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 रहेगा, आप चेक कर लीजिए। उसका आप ऊपर में मैग्नीट्यूड निकालिएगा, नीचे डिवाइड करिएगा 1 हो जाएगा। तो नाम ही इसीलिए तो नाम पड़ा है यूनिट। यूनिट का मतलब 1 यूनिट, सिर्फ डायरेक्शन को, ओनली फॉर डायरेक्शन। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। हो गया। नेक्स्ट अब बनिए, कोई यूनिट वेक्टर आपको बनाना हो तो आप बना के देखिए। तीनों पॉइंट आपको सिंपल यूनिट वेक्टर के लिए ही है। और नाउ नेक्स्ट, अगर कोई आपसे ऐसे लिखा रहेगा, मान लीजिए वेक्टर ए लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ आई और प्लस 2j प्लस 3k, मान लीजिए ऐसे कोई वेक्टर दे दे और मुझे चाहिए एक कैप चाहिए, ए और कैप मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ये चाहिए मुझे। बने कितना आसान है, बने जल्दी से। देखिए, आप अगर इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड बनाने का तरीका ये है कि इसका कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया रूट 14 हो गया। और रूट 14 को लिखने का तरीका है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये वेक्टर ए जानते हैं, आई प्लस 2j प्लस 3k और डिवाइड बाई रूट 14 हो गया। तो ये है यूनिट वेक्टर। थर्ड, कोई भी वेक्टर ए, वेक्टर बी, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ, 5i माइनस 2j प्लस 3k ऐसे लिखा हो, बने यूनिट वेक्टर, बने इसका यूनिट वेक्टर। 1 सेकेंड, ऐसे 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं। बोल देंगे ये वेक्टर ए हुआ और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो वेक्टर ए
मैग्नीट्यूड बनाएंगे, मैग्नीट्यूड में अंडर रूट आई कोफिशिएंट स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर, सो -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर हुआ अंडर रूट 25 प्लस 4 प्लस 9, सो यहाँ 29 38 जोड़िए, यहाँ पे ये 29 हो गया और 9 कर लेंगे 38 हो गया। सो वेक्टर ए डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5i माइनस 2j प्लस 3 वेक्टर के डिवाइड बाई रूट 38 हो गया। ये नेक्स्ट सो वेक्टर ए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 2 cos थीटा आई प्लस 2 sin थीटा जे, मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 cos थीटा आई 2 sin थीटा जे ऐसे लिखा हो, और मुझे चाहिए आपको ए कैप। तो ए कैप जो है यूनिट वेक्टर, तो आप वेक्टर लिखेंगे और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए करेंगे। करिए, इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा, आप जानते हैं मैग्नीट्यूड लेंगे अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट जो है स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट 4 कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, अंडर रूट 4 2 हो गया। डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर है इसमें 2 से डिवाइड करिएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये cos थीटा वेक्टर आई प्लस sin थीटा वेक्टर जे हो गया। यही तो रिजल्ट है। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है, तो लिखा जाएगा कि फोर्स ऑफ, ऐसे फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट along the vector I plus 3j plus vector k, then फोर्स चाहिए। ऐसे जस्ट कभी क्वेश्चन बनाते समय, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, तो उसमें ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट अलोंग द वेक्टर, वेक्टर के अलोंग लग रहा है ऐसा, तो मुझे फोर्स चाहिए, वेक्टर एफ चाहिए। तो समझिए आपको चाहिए वेक्टर एफ, इसका मीनिंग समझिए कि आपको ये चाहिए वेक्टर एफ चाहिए। तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड, और क्या होता है, एंड डायरेक्शन होता है। कोई भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और डायरेक्शन तो इस वेक्टर के अलोंग फोर्स जो लग रहा है इस वेक्टर के अलोंग है, तो डायरेक्शन के लिए आप ऐसे कर देंगे, एक कैप कर देंगे, एक कैप, क्योंकि डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आपको यूज करना है। और एक कैप कैसे निकलेगा, तो वो तो बन जाएगा, वो वेक्टर लिखा तो है, वेक्टर लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ वेक्टर है अलोंग द वेक्टर आई प्लस 3j प्लस के अलोंग द वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग है। तो इस वेक्टर के अलोंग आई
सॉरी इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बनाना है, तो वो तो आसान है क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो लिखा हुआ 5 न्यूटन एक्ट अलोंग द वेक्टर। इस वेक्टर के अलोंग फोर्स लग रहा है, तो उस वेक्टर के अलोंग पहले डायरेक्शन निकाल दीजिए। डायरेक्शन के लिए आप जानते हैं कि एक कैप लेते हैं और एक कैप बना लीजिए। सो ए, अगर आप ए निकालेंगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 11 हो गया। सो एक कैप हुआ, वो वेक्टर ए डिवाइड बाई ए, सो 1 बाई अंडर रूट 11 आई प्लस 3j प्लस वेक्टर के। यह है यूनिट वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है ओनली डायरेक्शन को। ओके, सो फोर्स जो है अब आपको लिखना चाहिए 5, और वो डायरेक्शन के लिए ये आपको यूज करना है अंडर रूट 11 आई प्लस 3j प्लस वेक्टर के। कितना रूट है? ओके, सो बेसिक रिजल्ट जो यूनिट वेक्टर आपको पहचानना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए जनरल यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड बनाना, ये सब फंडामेंटल रिजल्ट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, कई मेडिकल क्वेश्चन, काफ़ी यूज भी होता है, मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है। स्टार्ट करिए। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है डॉट प्रोडक्ट। सो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी, और क्वेश्चन भी बहुत सारे मेडिकल में है, एकदम आसान सा। सो फर्स्ट पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग पढ़ना है नंबर 1। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पे एंगल थीटा, ठीक है, ऐसे थीटा एंगल ले लीजिए, ठीक है। सो हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए और ऐसे डॉट लगाना है वेक्टर बी, ऐसे करना है, वेक्टर ए और डॉट बी, एक डॉट लगा दीजिए, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे इसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे पढ़ते हैं, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे पढ़ते हैं, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका अलग रिजल्ट होता है, वो अलग है। हमें पढ़ना अभी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी ऐसे, तो ए डॉट बी, इसी को साइंस में हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये, और इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अगर आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको लिखने का तरीका है ए बी और कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड में ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल है, जो छोटा एंगल है, ये वाला बड़ा एंगल नहीं, थीटा स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सो स्मॉलेस्ट एंगल between A and B. So smallest angle between vector A and B, vector A और B में जो smallest angle है वो थीटा हो जाएगा आपको, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और B जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये तो ये डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा यूज करना है, तो कॉस थीटा सॉल्व करना सीखिए। सेकंड पॉइंट,
कि यहाँ कॉस आपको जानना है, क्वेश्चन बनाते समय कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगा, तो कॉस थीटा आप ऐसे बना देंगे। चलिए बताइए, अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ इस जगह पे 0 डिग्री, सो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हम लोगों को पढ़ना है कॉस, और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री 1। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़े 30 डिग्री पे, यहाँ पे 30 डिग्री ऐसे ऐसे कर लें, तो कॉस 30 डिग्री, जो कॉस 30 डिग्री साइंस में होता है √3/2, √3/2। नेक्स्ट 37, थोड़ा सा आगे 37 0.8 होता है। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैथ में फिजिक्स में कई जगह जरूरत पड़ेगा। सो ये है 37 डिग्री, सो कॉस 37 डिग्री ये 0.8 होता है, कॉस 37 डिग्री 0.8। नेक्स्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2। ठीक, नेक्स्ट 53, कॉस 53 डिग्री, 53 डिग्री 53 डिग्री 0.6 होता है। ये 60 डिग्री, 60 डिग्री जानते हैं 1/2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट भी है, बाकी और भी टॉपिक में जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट इसके बाद तो स्टैंडर्ड में आता है 90 डिग्री, ये कर लीजिएगा। सो ये सब लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जो हो जाएगा वो 0। इस कोऑर्डिनेट में आएंगे, इधर की तरफ आएंगे तो सब निगेटिव होगा, सारा निगेटिव आपको आ जाएगा, और सारा निगेटिव में आपका ब्लू के बाद फिर हम लोग ब्लैक। ये है cos 120 कर लीजिए, ये 120 डिग्री यहाँ से ऐसे ग्रीन कलर का ऐसे जाएगा और यहाँ से लेना है और 120 डिग्री, तो ये है cos 120 डिग्री। cos 120 भी काफ़ी यूज होता है, इसका वैल्यू होता है -1/2, -1/2। नेक्स्ट cos 135 डिग्री, ये ऐसे लेना होता है 135, यहाँ से 0 से ऐसे काउंट करना है। cos 135 डिग्री -1/√2, सो -1/√2। ये है -1/√2 ऐसे। नेक्स्ट काउंट कर लीजिए cos 135 और यहाँ पे 15 कर लेंगे तो cos जो हो गया 150 डिग्री, cos 150 डिग्री -√3/2, cos 180 डिग्री। ये इतना ही जानना है, इतना से फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। cos 180 डिग्री आप जानते हैं ये -1 होता है, -1 ऐसा। तो ये एंगल आपको जरूरी है जानना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बनाने के लिए सारा cos का वैल्यू जानना है। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड जो फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी यूज होगा। एक बार मैं चेक करता हूँ इधर कोई वीडियो कट तो नहीं रहा है, बस चेक करना है मुझे, थोड़ा सा कट रहा है। अब ठीक है, सो नोट करिए। थर्ड पॉइंट,
सो ये ध्यान रखिएगा, ये आपने ये अभी ऐसे पढ़ा है, ऐसे ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग अब अप्लाई करना सीखते हैं कि आपने ऐसे पढ़ा वेक्टर ए और ऐसे वेक्टर बी आपने किया और एंगल थीटा था, और अगर आप यहाँ पे ए डॉट बी लेंगे, ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा ए और बी और कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ऐसा था रिजल्ट, ये जानते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल वेक्टर, सो पैरेलल वेक्टर, अगर वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर का मतलब वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए यहाँ पे हो और इसी के पैरेलल वेक्टर बी हो, ऐसे अगर पैरेलल दोनों वेक्टर पैरेलल हो, देखिए ऐसे रहे, सो वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, आप पैरेलल वेक्टर में ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए और वो पैरेलल है वेक्टर बी का, ऐसे ए और बी पैरेलल है। तो इस केस में एंगल थीटा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री, ये जो एंगल जो चाहिए, ये एंगल थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो थीटा जो हो जाएगा वो तो 0 डिग्री हो गया। और अगर आप कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, और कॉस थीटा इस केस के लिए तो आपको हो जाएगा 1। तो पैरेलल वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे ए डॉट बी, तो जो आप पढ़ते हैं कि ए बी कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर 8 डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ए इंटू बी हो गया, क्योंकि थीटा तो कॉस थीटा 1 हो गया। तो ये तब कंडीशन लगता है कि जब वेक्टर पैरेलल हो, ऐसे ए और बी पैरेलल वेक्टर हो, तब। ऐसे बहुत सारे केस डिस्कस करते हैं कि जनरल रिजल्ट ये है, अब इसमें पैरेलल कर लीजिए, परपेंडिकुलर वेक्टर कर लीजिए, एंटी पैरेलल कर लीजिए, एक्यूट एंगल कर लीजिए, ऑब्टूज एंगल कर दीजिए, सब बनाइए सर केस। Next, perpendicular vector. Fourth. So, perpendicular vector. और जो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका कई नेम आते हैं, जैसे ऑर्थोगोनल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर भी लिखा जाता है। तो ये नेम आप रीडिंग करिएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर। और ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऐसे। तो ये सब नाम एक ही है, नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर ए नॉर्मल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी, या परपेंडिकुलर वेक्टर, तीनों एक ही नाम है। आपको ऐसे ड्राइंग आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और परपेंडिकुलर वेक्टर ये 90 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री, वैसे ही प्लानिंग करेंगे, थीटा 90 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, और इसके लिए डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 0। सॉल्व करिए। सो थीटा यहाँ है 90 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, सो यहाँ कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है वो तो 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो ये हो जाएगा साइंस में ए बी और कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। सो अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, तो ये साइंस का रिजल्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट उनके बीच में 0 रहेगा। एंटी पैरेलल कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं। सो 5
एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब ये हो गया। सो ऐसे बना लेंगे आप, यहां इनके बीच में एंगल जो है वो देखिए पाई, सो थीटा इज इक्वल टू पाई कॉस थीटा कॉस पाई इक्वल टू -1, सो ए डॉट बी कॉस थीटा, यहाँ माइनस ए बी हो जाएगा। सो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, ये एंटी पैरेलल के केस में होता है। सो ये सब स्टैंडर्ड केस है कि पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर है, और ये हुआ परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल बना लीजिए। मान लीजिए ऐसा वेक्टर है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, इस केस में एक्यूट एंगल है, और थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा 90 से कम है तो आप जानते हैं अभी आपने बनाया था कि इस कोऑर्डिनेट में cos थीटा, यहाँ इस कोऑर्डिनेट में cos थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 0 है और ये 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के नीचे रहने पे ये cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल में cos थीटा पॉजिटिव हुआ, और cos थीटा पॉजिटिव हुआ तो आप डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं, ए डॉट बी। सो ये हुआ ए बी और cos थीटा, ये तो पॉजिटिव है, तो ए डॉट बी मस्ट बी पॉजिटिव। सो एक्यूट एंगल हुआ, ऑब्टूज एंगल, अगर ऑब्टूज एंगल होगा तो उसमें देख लीजिए, सेवन। ऐसा सो वेक्टर ए हो, वेक्टर बी हो, और एंगल थीटा 90 से बड़ा हो, उस केस में अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्टूज एंगल हो गया, और 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा रहेगा तो आप जानते हैं कि ये जो आप अभी पढ़े थे कि ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट हुआ ये 90 डिग्री है और ये है 180 डिग्री। इस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos थीटा जो होता है वो निगेटिव होता है, तो इस कोऑर्डिनेट में cos थीटा आपका निगेटिव हो जाएगा, तो cos थीटा निगेटिव, डॉट प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। सो वेक्टर ए डॉट बी, जो ए बी cos थीटा है, सो ए डॉट बी जो आएगा इसमें निगेटिव आएगा। एक में डॉट प्रोडक्ट यूनिट फैक्टर पढ़ते हैं हम लोग, इट डॉट प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर, सो एकदम आसान सा यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं कि अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलो कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, और ये ओरिजिन है,
आप जानते हैं कि x की तरफ जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, y की तरफ j कैप, z की तरफ k कैप, ये है यूनिट वेक्टर। अब देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट देखिए, तो अगर सोचिए कि i और डॉट j मैं यूज करूं, i डॉट j, ये i और j, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, दूसरे का मैग्नीट्यूड हुआ 1 हुआ, और दोनों के बीच में एंगल cos 90 डिग्री, क्योंकि i और j के बीच में एंगल है 90 डिग्री, cos 90 तो 0 होता है। तो ये साइंस का रूल बना कि अगर i और j ऐसे जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उनमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0, या फिर आप देखिए ऐसे वेक्टर j और डॉट वेक्टर k करेंगे, ये भी 0 आ गया, या फिर वेक्टर k और डॉट वेक्टर i करेंगे, ये भी 0 आ गया। कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर आप बताइए, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो सब में 90 डिग्री आ जाएगा, और cos 90 डिग्री तो 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कोई भी लेंगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, और अगर सेम टाइप का लेंगे, मान लीजिए अगर हमें i और डॉट i सेम टाइप का लेना है, सेम यूनिट वेक्टर लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, आप जानते हैं कि 1, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 1, और कॉस जो होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, x की तरफ है तो पैरेलल हो जाएगा और 0 हो जाएगा। कॉस 0 तो 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, सो सेम टाइप का अगर यूनिट वेक्टर लेंगे, सेम टाइप का यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेना है तो 1, जैसे j डॉट j 1, k डॉट k, ये हो गया 1, ऐसा रिजल्ट हो गया। तो सेम टाइप का यूनिट वेक्टर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा। अपोजिट टाइप का लेंगे, जैसे अपोजिट टाइप में i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0 हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना। नेक्स्ट, बहुत छोटा रिजल्ट, काफ़ी छोटा है, और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। सो और बहुत आगे पढ़ना भी है, आगे कई टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। सो डॉट प्रोडक्ट फॉर पोजीशन वेक्टर। सो नेक्स्ट लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स के लिए। देखिए सिंपल, अगर मेरे पास वेक्टर है ए, मान लीजिए वेक्टर ए है और इसका जो a1i वेक्टर फॉर्म है, और a2 और j लिखा हुआ है, और a3 वेक्टर के है, ऐसे वेक्टर a1 हो गया। सोचिए कि एक वेक्टर b है और b का जो वेक्टर फॉर्म है वो b1i प्लस b2 वेक्टर j प्लस b3 वेक्टर के, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक, अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो बड़ा आसान है, मैं समझा दूंगा डिटेल में, बट आप एकदम आसान है। देखिए a डॉट बी, अगर a डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सिंपल, देखिए i का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, पहले भी यूज किया है मैंने। तो a1 इंटू b1, आई का कॉफिशिएंट, इसका आई कॉफिशिएंट, इसका आई कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये डॉट प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर। तो इनका j का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लीजिए, k का कॉफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल। क्या लोग बोलते हैं प्रूफ करिए, आप कर लीजिए ना, अपने से कर लीजिए। चलिए, आपको प्रूफ करना है अपने से कर लीजिए, ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा अगर प्रूफ करना है आपको तो।
देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहां देखेंगे a1i a2j a3k डॉट b1i b2j b3 वेक्टर के, ऐसा। ऐसा मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार लिखेंगे। टोटल 9 टाइम लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका तो 3 बार लिखिए, a1 b1 i डॉट आई प्लस a1 b2 i डॉट जे प्लस a1 b3 i डॉट के हुआ। अब फिर से इसको स्टार्ट करिए, इसको 3 बार प्लस a2 b1 j डॉट आई प्लस a2 b2 j डॉट जे प्लस इसको 3 बार मतलब a2 b3 j डॉट के, 9 टाइम लिखना पड़ेगा। एक का 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे का 3 से, तीसरे का 3 से, a3 देखिए ऐसा a3 b1 वेक्टर k डॉट आई प्लस a3 b2 वेक्टर k डॉट जे प्लस a3 b3 वेक्टर k डॉट के, ये है ऐसे टर्म। 9 टाइम हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1, बाकी ये इसका वैल्यू 0, आई डॉट जे 0 हो गया। आप जानते हैं कि ये इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू पता है 1, इसका वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू 0, इसका सेम टाइप का रहेगा तो 1, सेम टाइप का रहेगा 1। अपोजिट मतलब 90 डिग्री पे है तो 0, ये 90 डिग्री है 0, ये भी 90 डिग्री है 0 और ये है जस्ट 0 डिग्री पे तो 1। देखिए तो 9 टर्म में से सिर्फ 3 ही तो बचा आपके पास, हो गया। इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं। फाइनली a डॉट बी, सो फाइनली आपका a डॉट बी जो आया वो आया सिंपल a1 b1 a2 b2 a3 b3, ये आया। हो गया। नेक्स्ट एंगल निकालने के लिए आता है। कई क्वेश्चन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखिए मान लीजिए कि ये है वेक्टर लिखा रहेगा a और वेक्टर b, वेक्टर a लिखा हुआ है और ये वेक्टर b लिखा हुआ है और मुझे एंगल चाहिए। सो a है v है और हमें चाहिए एंगल, ये थीटा निकालना है। वेक्टर a, सो a1i a2j a3k, सो b1i b2j b3k। सो मुझे एंगल चाहिए, दोनों के बीच में एंगल, ऐसे थीटा निकालना है। अब कई क्वेश्चन आता है कि हमें एंगल निकालना है, वेक्टर लिखा रहेगा एंगल निकालना है, तो एकदम ईजी है। मैं क्वेश्चन सब पे सेट कर दूंगा, सारा आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। काफ़ी मेडिकल में क्वेश्चन आता है। सो आप जानते हैं कि वेक्टर ए
और डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जो हो गया ए और बी और कॉस थीटा, और मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा चाहिए तो आप वेक्टर ए और ऊपर में डॉट बी और डिवाइड बाय ए और बी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपको एंगल चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बनाने के लिए आप जानते हैं ए डॉट बी तो जानते हैं, ये सामने है, ठीक है, या ऐसे बना लेंगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और ए और बी अलग अलग करना है आपको। ए के लिए सॉल्व करना है, जैसे ए है तो वेक्टर ऐसे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, और बी के लिए अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। ओके, तो इस तरह आप एंगल बना सकते हैं, वेक्टर लिखा रहेगा तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए आता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन वर्क, पावर, एनर्जी में काफ़ी यूज होता है। कैलकुलेशन फॉर पावर, पावर कैलकुलेशन में, वर्क डन कैलकुलेशन में यूज होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, in calculation of power, so in calculation of power, पावर कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। सो वर्क डन में भी यूज होता है, पावर में यूज होगा। कई और भी टॉपिक हैं जहां आपको इनका एप्लीकेशन पढ़ना है। जैसे पावर में ऐसे हम लोग बात करते हैं, कोई भी ब्लॉक है और ब्लॉक का अगर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स लिखा रहेगा ऐसे वेक्टर एफ, फोर्स, ये फोर्स वेक्टर है, और इसके चलते इसका वेलोसिटी ऐसे लिखा रहेगा, वेक्टर वी इज द वेलोसिटी। सो फोर्स वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर लिखा रहेगा। तो पावर जो होता है वो पावर जो टर्म है, जैसे P4 पावर, तो पावर जो होता है वो सिंपल पावर प्रेजेंट करने का तरीका है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ये पावर लिखने का तरीका। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी ये लिखा रहेगा, ये वेक्टर लिखा रहेगा, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा। सो ये पावर बनाने का तरीका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ये है पावर। क्वेश्चन रहेगा बहुत आसान आसान क्वेश्चन, काफ़ी आता है क्वेश्चन पे पीएफटी में, और मेन में एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स दिया हुआ है कि फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू F1I लग रहा है प्लस F2 अगर J लग रहा है प्लस F3 और वेक्टर K, ऐसे कोई फोर्स लग रहा है ऐसे। और वेलोसिटी लिखा हुआ है जैसे V1I और प्लस V2 और J और प्लस V3 K, ऐसे लिखा हो, इस टाइप का दिया हुआ पेपर में। सो अगर पावर चाहिए आपको तो पावर जो है वो F और डॉट V ऐसे लिखा रहेगा। तो F डॉट V अभी तो डॉट पढ़े थे, टू पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो I का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो पावर आपको निकालना है तो F1V1 प्लस J का कोफिशिएंट F2V2 और प्लस K का कोफिशिएंट F3V3, हो गया, आंसर हो गया। पावर स्केलर होता है, हो गया। क्वेश्चन मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन बनाना है आपको। नेक्स्ट 12
सो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन, वर्क डन में सेम तरीका, वर्क डन, वर्क डन। सो वर्क डन में फोर्स और यहां पे डिस्प्लेसमेंट यूज करना है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, वेक्टर एस है डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, वर्क डन। सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सब कुछ सेम है। सो वर्क डन में एफ डॉट एस, सो डब्ल्यू वर्क डन, F dot S, the dot product of force vector and displacement vector. So dot product of force and displacement vector बना लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट आपका। हो गई। तो वर्क डन बनाने में, पावर बनाने में, और वर्क डन का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कई बार एग्जाम में आता है, दोनों डाटा लिखा रहेगा, बोलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो वो भी बना सकते हैं। आप जानते हैं वर्क डन का मीनिंग आपको पढ़ना होता है। तो वर्क डन जो आप पढ़ रहे हैं, वर्क डन का मतलब होता है डेल्टा के। सो वर्क डन का ये भी मीनिंग होता है डेल्टा के का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। सो वर्क डन का मतलब ये भी होता है, वही चीज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। या गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी पेपर में पूछा जाता है कि कैलकुलेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हो रहा है, तो वही चीज है, वर्क डन निकालना है आपको। सो मैं क्वेश्चन प्लान करूंगा, और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, एक वो भी टाइप खूब आता है पीएमटी में, क्वेश्चन बहुत कॉमन है। सो नेक्स्ट 13, एक रिजल्ट है वो यहाँ समझिएगा, मैं उसके क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ समझिए कि एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम वेक्टर r1 to vector r2 under action of force F। ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम r1 to r2, डिस्प्लेस फ्रॉम r1 to r2 अंडर एक्शन ऑफ फोर्स F। सो मुझे चाहिए वर्क डन। बस आपको रिजल्ट प्लानिंग करना है, मैं समझा देता हूँ, वो वर्क डन चाहिए ऐसा। समझिए, देखिए इसको हटा, बस आपको प्लानिंग, बस मुझे ये बताना था कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू, आप जानते हैं, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप पढ़ते हैं, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट का जो मीनिंग होता है, आपको बस ये समझाना था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है,
सो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो साइंस में बोला जाता है कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट का ये मीनिंग है, ठीक है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सो आर फाइनल R2 माइनस R1, ये बस आपको फॉलो करना है, R2 और माइनस R1। सो डिस्प्लेसमेंट आपको बनाते समय फाइनल माइनस इनिशियल ये फॉलो करिएगा, उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए इसी को क्वेश्चन में कर दिया मैंने, एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम ऐसे 1, 2, 3, 2, 6, 1, 3, 1, 2 अंडर एक्शन ऑफ फोर्स। मान लिया ऐसा क्वेश्चन दे दिया, और आएगा काफ़ी मेडिकल में काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन चाहिए। देखिए समझ लीजिए, फिर आप अपना बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आसान सा है। देखिए मैंने अभी समझाया कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल R2 माइनस R1 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी आप लिखना चाहें। मान लीजिए आपको लिखना है फाइनल लिखना है और इनिशियल लिखना है, तो वही लिख लीजिए, ठीक है। फोर्स पता है, फोर्स तो दिया हुआ है, और ये देखिए आप, ये इनिशियल इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि जो ऐसे जो लिखा हुआ है 1, 2, 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो इसको लिखा ऐसे जाना है आपको, I प्लस 2J प्लस 3K, ये हो गया। और आर फाइनल आपको ऐसे नोट करना है, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, 6I प्लस 1J प्लस 2K, ये प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट यहां आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहां से घटाएंगे तो 5I, यहां से घटाएंगे माइनस J, यहां से घटाइएगा फाइनल माइनस इनिशियल माइनस K, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट है यूनिट, ऐसा यूनिट लेके चलिएगा मीटर। फोर्स देखिए, फोर्स लिखा हुआ, फोर्स लिखा हुआ पेपर में कितना, 2I माइनस J प्लस क्या लिखा हुआ, K और न्यूटन। अब हम लोगों को चाहिए वर्क डन, सो वर्क डन जो है वो F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो देखिए इसका डॉट लेना है 10, इसका डॉट लीजिएगा -1 प्लस 1 हो गया, इसका डॉट लेना है माइनस, ऐसा रह जाएगा 10 जूल। चेक कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट मेरा कंप्लीट हुआ, रिजल्ट कंप्लीट हुआ। मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस कर देता हूँ, मेडिकल क्वेश्चन, IT का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं समझा देता हूँ।